हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट ग्रुप क्लासेस। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने आ रहे हैं जिसका नाम आपके सामने है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। तो सिलेबस की बात करें तो यहाँ सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है ना, पहले जैसा सिलेबस था आज भी वही है। तो हमें वही चीज़ें पढ़नी है जो हमने पहले पढ़ रखी थी। ठीक है। तो सबसे पहले सेल क्या होता है। सेल जो होता है ये इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, है ना। मतलब ये हमारा स्ट्रक्चर भी बनाती है, हमारी बॉडी किस चीज से बनी है, सेल से। और हमारे फंक्शंस जो होती हैं वो भी बेस लेवल पे, मतलब एकदम आप कह लो बेसिक लेवल पे सेल के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं, है ना। तो हमारी ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं डिस्कवरी से। सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट के द्वारा। लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर की थी वो कॉर्क की सेल थी, आप इसको याद रखिएगा। रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी वो कॉर्क की सेल थी। कॉर्क बेसिकली जो पेड़ होता है उसके बाहरी की जो छाल होती है, बेसिकली पेड़ की, है ना। पेड़ की जो बाहरी छाल होती है, जैसे नीम में आपने देखा होगा या फिर और भी पेड़ों में देखने को मिलती है, उसको हम कॉर्क कहते हैं। ठीक है। और कॉर्क जो होती है ना, ये डेड सेल्स होती हैं। ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स देखी थी वो एक्चुअली कैसी थी, डेड सेल्स थी। तो सबसे पहले लिविंग सेल किसने देखी, सबसे पहले लिविंग सेल देखी एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। ठीक है। तो फर्स्ट सॉ लिविंग सेल किसने, एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की या खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है। तो ये तो बेसिक ना आपको याद रखना है। ठीक है। अब आते हैं सेल थ्योरी पे। तो सेल के बारे में एक थ्योरी है जिसे सेल थ्योरी कहते हैं, और ये स्लाइडन एंड स्वान नाम के दो साइंटिस्ट ने दी थी। स्लाइडन एंड स्वान दोनों ने मिलकर एक चीज बताया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये दोनों लोगों ने मिलकर बताया था। स्लाइडन एंड स्वान ने दोनों ने कई सारे प्लांट एनिमल को ऑब्जर्व किया और बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल के या सेल से या फिर सेल के प्रोडक्ट से बने हुए होते हैं, सेल और सेल के प्रोडक्ट से, है ना। अब सेल का प्रोडक्ट क्या होता है, बेसिकली जो भी चीजें सेल बनाती है उसी को हम सेल का प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं, ये स्लाइडन एंड स्वान ने बताया। फिर एक क्वेश्चन आया कि नई सेल कैसे बनती है, तो उस क्वेश्चन का आंसर दिया रुडोल्फ विर्चो ने। और रुडोल्फ विर्चो ने अपनी भाषा में कहा ओमनिस सेलुला ए सेलुला। मतलब जो नई सेल होती है वो पहले से जो सेल थी उससे बनती है। 1855 में इन्होंने कहा था, और इनका दूसरा पॉइंट यहाँ पे ऐड हुआ, है ना। जो रॉबर्ट विर्चो ने कहा है ओमनिस सेलुला ए सेलुला, मतलब नई सेल्स जो होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग, यानी जो पहले से सेल्स हैं उनसे बनती हुई हैं। तो ये ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितनी भी नई सेल्स हैं वो पहले जो सेल्स हैं उन्हीं के डिवीजन से या उन्हीं के वजह से बनती हैं। ठीक है। तो दो पॉइंट हैं सेल थ्योरी में। पहला पॉइंट स्लाइडन एंड स्वान ने मिलकर दिया, और दूसरा पॉइंट किसने दिया, रुडोल्फ विर्चो ने, जिसमें समझाया कि नई सेल्स कैसे बनती हैं, है ना। अच्छा, स्वान थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में कुछ और याद भी रखना होगा। स्वान ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी खोज की थी, है ना। एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, याद रखना। ठीक है। और स्वान ने बताया कि सेल वॉल इज ओनली फाउंड इन प्लांट्स, या कह लो सेल वॉल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट। मतलब सेल वॉल सिर्फ पेड़ों में देखी जाएगी, एनिमल्स में नहीं देखी जाएगी। हालांकि वो अलग बात है कि बैक्टीरिया में भी होती है सेल वॉल। ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी उतनी डीप में बात नहीं कर रहे हैं हम। स्वान ने बताया कि सेल वॉल जो है वो प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक है, उनमें पाई जाती है, एनिमल्स में नहीं होती। ठीक है। अच्छा, आपको साइज जो होती है सेल का और शेप जो होता है वो बहुत अलग अलग होता है। साइज की अगर आप बात करें तो जैसे माइकोप्लाज्मा नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि 0.3 माइक्रोमीटर का होता है, और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जो कि अभी हम जान सकते हैं, मतलब अभी तक हमें पता है ना। तो माइकोप्लाज्मा क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, 0.3 माइक्रोमीटर। अच्छा, माइक्रोमीटर क्या होता है, एक माइक्रोमीटर में 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। ठीक है। तो ये माइक्रोमीटर होता है। ठीक। तो मतलब बहुत छोटा है, 10⁻⁻⁶ मीटर, है ना। अच्छा, बैक्टीरिया जो होता है, एक नॉर्मल बैक्टीरिया जो होता है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। और ह्यूमन की जो आरबीसी होती है, हमारी आरबीसी 7 माइक्रोमीटर की लगभग होती है। ठीक है। तो ये साइज हो गया सेल का, है ना। सेल अलग अलग साइज की हो सकती है, अभी हम शेप भी देखेंगे। ठीक है। हाँ, अब सेल को हमने दो भागों में डिवाइड किया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो सेल्स होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो देखो, मैंने कहा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, मान लेते हैं ये सेल है, उस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस जो होता है वो जनरली उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, एक कवरिंग होती है। ठीक है। हम कुछ ऐसा बना सकते हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर ये ऐसी क्या है, मेम्ब्रेन है। ठीक है। लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना पाई जाए उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, एब्सेंट। ठीक है। यूकैरियोटिक क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है। तो पहले हम प्रोकैरियोटिक पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जो है वो काफी ज्यादा पुराने ऑर्गेनिज्म है ना। पहले प्रोकैरियोटिक थे, उसके बाद यूकैरियोट्स आए। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सबसे पहले सेल्स पढ़ते हैं। तो ऐसी सेल्स होंगी जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या आता है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। पीपीएलओ को फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। यहाँ ऊपर लिख देता हूँ,
पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ। अब देखो बैक्टीरिया तो आप जानते हैं, बैक्टीरिया होता है ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है, इसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ये भी एक तरह का क्या है? बैक्टीरिया है। तो दोनों बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा खुद एक तरह का बैक्टीरिया जो कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, जो कि अभी हमें पता है ना। और पीपीएलओ भी एक तरह के बैक्टीरिया ही होते हैं। समझ में आ रहा? तो प्रोकैरियोटिक में 4 नाम दिए हैं आपको, और चारों नाम एक्चुअली क्या है? बैक्टीरिया ही है, लेकिन आपको याद करने हैं अलग अलग, ठीक है। तो बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा और पीपीएल, ठीक है। अच्छा, अब देखो शेप के आधार पे बैक्टीरिया जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। जैसे हमने सेल की वो देखी थी, सेल का साइज देखा था, अब हम सेल का शेप देख रहे हैं। तो जैसे जो बैक्टीरिया रॉड शेप के होते हैं उनको हम बैसिलस कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा नाम लैक्टोबैसिलस, है ना। तो लैक्टोबैसिलस क्या होगा? रॉड शेप का होगा, क्योंकि आखिरी में बैसिलस लगा है। कॉकस, जो बैक्टीरिया स्फेरिकल होते हैं उनको हम कॉकस कहते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकॉकस हो गया, ठीक है। जो बैक्टीरिया कॉमा शेप के होंगे उनको हम विब्रियो कहेंगे, ठीक है। और जो बैक्टीरिया स्पाइरल शेप के होंगे उनको हम स्पिरिलम कहेंगे, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया है, 4 तरह के बैक्टीरिया। किसके बेसिस पे? शेप के आधार पे 4 अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि हर एक बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में छोड़ के बाकी सारे बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाएगी, ठीक है। बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कि एक छोटा सा स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, फाउंड इन बैक्टीरिया अदर देन जीनोमिक डीएनए। अब देखो यहाँ पे मतलब इसका समझ लो थोड़ा सा, है ना। देखो नॉर्मली मान लेते हैं ये बैक्टीरिया की सेल है ना, और उसमें यहाँ पे क्या है? अंदर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में एक डीएनए होता है, हमारे न्यूक्लियस में भी डीएनए है, बैक्टीरिया के भी न्यूक्लियस में डीएनए है, लेकिन यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन नहीं है ना। ये तो प्रोकैरियोट्स हैं, तो सेल मेम्ब्रेन की जगह पे हम ऐसे ऐसे एरिया बना देते हैं। न्यूक्लियस क्योंकि एकदम बीच में ही पड़ा रहता है, तो इस तरह का एरिया बना लेते हैं। आप समझ रहे हो ना कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन नहीं है, और एरिया के अंदर होता है वो डीएनए, जो कि ऐसा खाली पड़ा हुआ है, किसकी कोई कवरिंग नहीं है डीएनए के ऊपर, है ना। अच्छा, डीएनए के अलावा यहाँ पे सॉरी न्यूक्लियस के अलावा एक और डीएनए पाया जाता है। जो न्यूक्लियस में अंदर डीएनए है उसके अलावा एक और डीएनए पाया जाता है, जो कि डबल ऐसे डबल हेलिक्स के फॉर्म में और सर्कुलर होता है। मतलब क्या कहते हैं उसे? डबल स्टैंडर्ड, है ना। डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर होता है। कैसा होता है ये डीएनए? डबल स्टैंडर्ड होता है, मतलब 2 धागे होते हैं, स्ट्रैंड मतलब धागा, है ना। डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर होता है ये डीएनए, ठीक है। तो इसी को हम, ये जो नया डीएनए हमें पाया जा रहा है, ये एक्स्ट्रा डीएनए जो पाया जा रहा है ना। नॉर्मल जो डीएनए है जैसे जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक के अलावा जो पाया जा रहा है उसे हम कहते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर छोटा सा सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जो कि अदर देन जीनोमिक डीएनए, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। अब जो ये प्लाज्मिड होता है ना, ये बैक्टीरिया को कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स दे सकता है, ऐसा एनसीईआरटी देखता है। जैसे जैसे आप कह लो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस। देखो कई बैक्टीरिया जो होते हैं वो एंटीबायोटिक से तुरंत मर जाते हैं, और कई बैक्टीरिया होते हैं एंटीबायोटिक से नहीं मरते हैं। तो वो एंटीबायोटिक से जो रेजिस्टेंस आ गया है वो किसकी वजह से आता है? प्लाज्मिड की वजह से, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं अब सेल एनवेलप पे। सेल एनवेलप में 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है, सेल एनवेलप मतलब समझ रहे हो ना, पूरा सेल वॉल जो इनकी है, और सेल मेम्ब्रेन, मतलब वो टोटल 3 लेयर की होती है, इस वजह से सेल एनवेलप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लेयर होती है सेल एनवेलप में: सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे से ऊपर आप पढ़ना, ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है वो सबसे बाहर होती है, ठीक है। सबसे बाहर क्या होती है? आउटर, सबसे आउटर में क्या होती है? आउटर मोस्ट क्या होती है? ग्लाइकोकैलिक्स होती है। उसके अंदर क्या होती है? सेल वॉल। और सबसे अंदर क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन होगी। अब जो ये ग्लाइकोकैलिक्स होती है जो कि सबसे बाहर है, ये 2 अलग अलग तरह की हो सकती है। ये लूज शीथ के फॉर्म में, है ना। ये हल्की चादर, लूज मतलब होता है क्या कहते हैं? ढीली टाइप की, है ना, ढीली चादर के फॉर्म में हो सकती है। और अगर ये ढीली चादर के तरह होगी तो हम कहेंगे स्लाइम लेयर के फॉर्म में ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है ना। और अगर ये थिक होगी और टफ होगी, है ना, मोटी सी और टफ होगी, तो हम कहेंगे कैप्सूल के लेयर फॉर्म में ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब आते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो कि यूकैरियोट्स, सॉरी प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। जैसे मीजोसोम। मीजोसोम क्या है? एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इनटू सेल। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन ना कहीं कहीं ऐसे अंदर की ओर ऐसे एक्सटेंड रहती है, ठीक है। कहीं ऐसे, कहीं ऐसे, है ना, कहीं ऐसे, ऐसे, है ना। इनको हम कहते हैं मीजोसोम। ये तीनों क्या है? ये और ये तीनों क्या है? ये मीजोसोम, ठीक है। तो मीजोसोम क्या है?
एक्सटेंशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इनटू सेल, सेल के अंदर ही सेल मेम्ब्रेन का घुस जाना, और ये तीन अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं। वेसिकल्स जो कि ये है, ट्यूब्यूल्स जो कि ट्यूब के फॉर्म में होगा, और लैमली जो कि ऐसे होगा कुछ, ठीक है। तो वेसिकल, ट्यूब्यूल और लैमली तीनों फॉर्म में मेसोसोम देखने को मिल सकते हैं। फंक्शन क्या होता है, मेसोसोम कई फंक्शन करते हैं। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है रेस्पिरेशन का, है ना, सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो प्रोकैरियोट्स में कौन कर रहा है, मेसोसोम कर रहा है, ठीक है। इसका नाम सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सेल, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन सेल के सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे ना, क्योंकि फोल्डिंग होगी जहां पे भी सेल का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा भाई, ठीक है। तो जहां रेस्पिरेशन हो गया, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन करना, ठीक है, और सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, ये सारे फंक्शन है मेसोसोम। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब होता है डीएनए की कॉपी बनाना, ठीक है। अच्छा, फिर इधर आ जाओ, अगला है पॉइंट लोकोमोशन। लोकोमोशन जो है मतलब होता है चलना, है ना, या एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो लोकोमोशन के लिए बैक्टीरिया में क्या होते हैं, फ्लैजेला हो सकते हैं, पिलाई और फिम्ब्री भी हो सकते हैं, ठीक है। जो फ्लैजेला होते हैं इनके अंदर तीन हिस्से होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। एक होता है फिलामेंट, फिर होता है हुक, और तीसरा होता है बेसल बॉडी। तो अगर कुछ मैं आपको दिखाऊं बना के, है ना, तो मान लेते हैं ये सेल थी, और कुछ ऐसा, एक मिनट, ऐसा होता है ना। ये हमारा क्या है, बेसल बॉडी, ये बेसल बॉडी है, ये हुक है, और ऊपर ये जो बाहर निकला हुआ है ये क्या है, फिलामेंट है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ होता है किसका, फ्लैजला का स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, दूसरा है पिलाई एंड फिम्ब्री। पिलाई और फिम्ब्रिया जो होते हैं ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, इनका मूवमेंट में कोई काम नहीं होता है, ठीक है। पिलाई और फिम्ब्रिया जो होते हैं ये भी छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका काम होता है बैक्टीरिया को एक जगह अटैच करके रखना, जिससे कि वो एक जगह से दूसरी जगह भागता हुआ ना फिरे, ठीक है। अच्छा, यहीं पे एक और चीज याद रखना कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, क्योंकि एक स्ट्रक्चर और आपने पढ़ा होगा, है ना, सीलिया, ठीक है। सीलिया आपने पढ़ा होगा। तो जो बैक्टीरिया होते हैं या जो प्रोकैरियोट्स होती हैं उनमें सीलिया नहीं पाया जाता, उनमें क्या होगा, फ्लैजला होगा, पिलाई और फिम्ब्री होंगे, लेकिन सीलिया नहीं होगा, ठीक है। तो सीलिया कहाँ देखने को मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। अगला है राइबोसोम। राइबोसोम एक अकेला ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों जगह पाया जाता है, ठीक है। राइबोसोम जो प्रोकैरियोट्स में होता है ये 70s होता है, और ये दो सब यूनिट से बना होता है, एक को कहते हैं 50s और एक को कहते हैं 30s, ठीक है। तो 50, 30, 80 होता है, लेकिन 70 आप लिखोगे, ठीक है, क्योंकि इस तरह से एडिशन नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है। तो 50s और 30s से मिलके 70s मिलता है, और ये दोनों 50s 30s इनको क्या कहेंगे, सब यूनिट्स, ठीक है। राइबोसोम का क्या काम होता है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इनका काम है प्रोटीन बनाना, इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। और जो राइबोसोम होता है, अगर एक एमआरएनए पे कई सारे मेनी राइबोसोम अटैच हो जाए, एक एमआरएनए पे कई सारे राइबोसोम अटैच हो जाए, तो हम कहेंगे पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम बन गया, ठीक है। तो हमारे पास एक आरएनए था, एमआरएनए तो आप पढ़ोगे आगे चल के, मैसेंजर आरएनए कहते हैं इसे, ठीक है। तो एमआरएनए जो होता है अगर उस पे कई सारे राइबोसोम अटैच हो जाए तो हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बन गया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट याद रखना कि राइबोसोम एक अकेला ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट में दोनों पाया जाता है ना, नहीं तो कोई भी ऑर्गेनेल कॉमन नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस पे छोड़ो, अभी एक चीज और बता दूंगा आखिरी में, ठीक है। हाँ, फिर आखिरी में आता है इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज होते हैं छोटे छोटे बॉडीज होते हैं, इनका काम है स्टोर रिजर्व मटेरियल, जो भी मटेरियल बचा हुआ है इनके सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में या बैक्टीरिया सेल में, उनको इनको रखती है, स्टोरेज करती हैं उसका, ठीक है। एग्जांपल जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ठीक है, ये सारे के सारे, और गैस वैक्यूल्स हो गए, ये सारे के सारे इंक्लूजन बॉडीज है, ठीक है। तो ये थी प्रोकैरियोटिक सेल। एक चीज अच्छे से याद रखना, किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में, है ना, प्रोकैरियोटिक सेल में डोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन तो होती है जो कि आपने देखी है ना, मैंने यहाँ पे अभी पढ़ाई, सेल एनवेलप में तीन लेयर्स, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं हो सकते, ऑर्गेनेल्स नहीं होते। जैसे ना मीजोसोम पे कोई मेम्ब्रेन है, ना ये फ्लैजला, पिलाई या फिम्ब्री पे कोई मेम्ब्रेन होगी, ना राइबोसोम पे कोई मेम्ब्रेन होगी, ना इंक्लूजन बॉडी पे कोई मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। और इसी वजह से राइबोसोम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। अब आते हैं यूकैरियोटिक सेल पे। यूकैरियोटिक सेल पे क्या पाया जाएगा। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, सबसे पहली बात और सिंपल सी बात तो क्या हो जाएगी
इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा, है ना। न्यूक्लियर नहीं, न्यूक्लियस तो पाया जाता है दोनों में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म में कई सारे कंपार्टमेंट बनेंगे, और रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, है ना। ऑर्गेनल्स जो होंगे उनके अंदर मेम्ब्रेन होगी, इस वजह से साइटोप्लाज्म जो होगा बेसिकली अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गया, इस वजह से हम कहते हैं कंपार्टमेंट बन गया, ठीक है। अच्छा अब अच्छा पहले पढ़ लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद एक कंपैरिजन देखेंगे प्लांट और एनिमल सेल में, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। अच्छा पढ़ने के पहले कुछ तरह के ट्रांसपोर्ट हमें पढ़ने जरूरी है। देखो जब भी आप पढ़ोगे ट्रांसपोर्ट क्लास 11 तो क्लास 12 मिलाकर दो तरह के ट्रांसपोर्ट आपको मिलेंगे, एक्टिव और पैसिव। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें एनर्जी की जरूरत होती है, रिक्वायर्स एनर्जी, और ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब होता है कि ट्रांसफर जो है वो कम से ज्यादा की ओर हो रहा है, ठीक है। जहां पे कोई चीज कमी है वहां से आप ज्यादा की ओर भेज रहे हो, तो इसको कहते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। भाई जहां पे कम है और कम हो जाएगा, और जहां ज्यादा है और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या कह लो अप हिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे रखा है सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है, इसमें एनर्जी नहीं चाहिए होती है, एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड, और ये एलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। एलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब जहां ज्यादा है वहां से चीजें, जहां कम है उधर की ओर जाती है, ठीक है। तो ये होता है अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक। एग्जाम्पल, अच्छा ये जो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन तो आपको पता है, ये एक मटेरियल दूसरे मटेरियल के इंटरसेलुलर स्पेसेस में, इंटरसेलुलर कह रहा हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में जाके बैठ जाता है ना, या कह लो दूसरी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जाके बैठ जाता है, ठीक है। जैसे आप कमरे में, है ना, यहाँ पे आप सेंट डालते हो, वो यहाँ तक क्यों पहुंचता है, डिफ्यूजन के थ्रू पहुंचता है ना। एक कमरे में एक किनारे पे आप सेंट डालते हो, दूसरे साइड तक खुशबू क्यों पहुंचती है, क्योंकि डिफ्यूजन होता रहता है, ठीक है। तो ये सिंपल डिफ्यूजन होता है। अच्छा वाटर का जो डिफ्यूजन होता है उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, और ऑस्मोसिस में जो है मेम्ब्रेन भी चाहिए होती है, जिसे हम सेमी परमीबल मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना, केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन हो गया, वाटर के केस में सिंपल डिफ्यूजन का ही नाम ऑस्मोसिस कह दिया जाता है, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है इसमें भी एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है ना, लेकिन यहाँ पे कैरियर प्रोटीन की हेल्प ली जाती है, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन में कोई कैरियर प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है, ठीक है। ये तीन तरह के ट्रांसपोर्ट आप पूरे 11th और 12th मिला के पढ़ेंगे, ठीक है। अब शुरू करते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में किस तरह के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से, ठीक है। जैसे सबसे पहला ऑर्गेनल है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं, ठीक है। लिपिड और प्रोटीन ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जो लिपिड होता है सेल मेम्ब्रेन में वो जनरली फॉस्फोलिपिड होता है, यानी ऐसा लिपिड जिसके साथ में फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है ना। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आगे आप एक आएगा एग्जाम्पल, है ना, इस चैप्टर में नहीं है लेकिन क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए, है ना। अभी लेसिथिन, है ना, लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है, तो ये कहाँ पाया जा सकता है, सेल मेम्ब्रेन में हमारी, ठीक है। अच्छा प्रोटीन जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन में ये दो तरह के होते हैं, इंटीग्रल और पेरिफेरल। इंटीग्रल वो प्रोटीन होते हैं जो कि मेम्ब्रेन में बरीड होते हैं, एकदम एकदम घुसे हुए होते हैं, तो इनको एक्सट्रैक्ट करना आसान नहीं होता है, ठीक है। जो पेरिफेरल प्रोटीन, एक्सट्रैक्ट मतलब बाहर निकलना, है ना, जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं ये सरफेस पे ही रहते हैं, एकदम ऊपर ही रहते हैं, और इस वजह से इनको एक्सट्रैक्ट करना यानी बाहर निकालना आसान होता है। तो ये प्रोटीन हो गए दो तरह के। तो मतलब प्रोटीन किस बेसिस पे दो तरह के हैं, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब कितनी आसानी से हम उनको निकाल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन से, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे इंटीग्रल जिनको निकालना टफ है, और पेरिफेरल जिनको निकालना आसान है, ठीक है। अच्छा इसका अलावा कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। जो सेल मेम्ब्रेन का सबसे अच्छा मॉडल आज तक दिया गया है उसे हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये दिया गया सिंगर एंड निकलसन के द्वारा 1972 में। इन्होंने लिपिड बाइलेयर के बारे में बताया, है ना। इन्होंने कहा दो लिपिड की लेयर होती है ना, एक ऊपर ऐसे और एक नीचे, और जो प्रोटीन्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स वो इसी के अंदर ऐसे धसे हुए होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। फ्लूइडिटी क्या होती है, एबिलिटी टू मूव विद इन मेम्ब्रेन। जो ये प्रोटीन्स होते हैं ना ये मेम्ब्रेन के अंदर मूव कर सकते हैं एकदम
क्या कहते हैं, एकदम टाइटली नहीं पकड़ रखा है मेम्ब्रेन ने इनको, तो ये मेम्ब्रेन के अंदर मूव कर सकते हैं और इसे कहते हैं फ्लूइडिटी। ठीक है। अच्छा, तो ये था सेल मेम्ब्रेन। फिर आते हैं सेल वॉल पे। सेल वॉल पे तो देखो, सेल मेम्ब्रेन तो आपको हर जगह देखने को मिलेगी, प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, फिर यूकैरियोट में चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, हर जगह सेल वॉल हर जगह नहीं देखने को मिलती है ना। प्रोकैरियोट्स में तो सेल वॉल होती है, यूकैरियोट्स में कुछ में होती है कुछ में नहीं होती। जैसे एल्गी में, जो कि एक तरह का पेड़ है ना, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, 5 तरह के पेड़ हमने पढ़े थे। एल्गी एक तरह का पेड़ है, तो इसमें सेल वॉल पाई जाती है। और एल्गी में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनस और मिनरल्स की बनी होती है। मिनरल्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एक मिनरल है, ठीक है। तो ये इन चारों चीजें से बनी होती है एल्गी की सेल वॉल। बाकी जो सारे प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल कैसे बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, प्रोटीन और पेक्टिन की सेल वॉल बनी होती है बाकी प्लांट्स की, ठीक है। इसके अलावा जो सेल वॉल होती है, इसके जस्ट बाहर मिडिल लैमेली होती है, मिडिल लैमला। मिडिल लैमला जो है वो कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है, और ये सेल्स को एक साथ जोड़ के रखता है, होल्ड सेल्स टुगेदर, है ना, तो एक साथ ये जोड़ के रखता है, ठीक है। तो ये सेल वॉल के, अच्छा, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, इस वजह से यहाँ पे एनिमल का जिक्र है नहीं, है ना। देखो, सिर्फ प्लांट्स का जिक्र है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने पढ़ दिया सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। अब आते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पे। देखो, 4 ऑर्गेनल्स होते हैं और ये चारों ऑर्गेनल्स एक साथ मिलके काम करते हैं, और इन चारों को मिला के हम कह देते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें कौन कौन आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्गी बॉडी आता है, लाइजोसोम आता है और वैक्यूल्स आते हैं, ठीक है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये कुछ चीजें बनाता है। उस जो भी चीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा उसको गोल्गी बॉडी पैक करेगा, और फिर उसके बाद वो जाएगा लाइजोसोम में, और उसके बाद वैक्यूल्स के फॉर्म में वो पैक होके इधर उधर घूमेगा या जहां मन कहेगा जाएगा, ठीक है। ये आप पढ़ोगे अभी चारों चीज, ठीक है। अच्छा, ई आर, गोल्गी बॉडी, लाइजोसोम, वैक्यूल, चारों के चारों सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यानी एक मेम्ब्रेन चारों पे पाई जाती है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हमें देखने को मिलने लगे, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मैंने बताया कुछ ना कुछ ये बनाता है, ठीक है। दो तरह के होते हैं ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं, इसी वजह से ये खुरदुरा होता है, रफ होता है, ठीक है। छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। और जो, क्योंकि राइबोसोम है तो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम करते हैं, और रेफ ईआर का काम भी होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ठीक है। जो स्मूथ ईआर होता है, ये स्मूथ क्यों है, चिकना क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, और इसको क्या करता है, काम क्या है? सिंथेसाइसिस लिपिड एंड स्टेरॉयडल हार्मोन्स। ये कुछ लिपिड और स्टेरॉयडल हार्मोन्स को बनाता है, ठीक है। लिपिड की सिंथेसिस करता है और स्टेरॉयडल हार्मोन्स की, ठीक है। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये रेटिकुलम जो होता है मतलब होता है जाल, तो अगर आप सेल देखोगे ना कभी, तो आप ये जाल की तरह दिखेगा एकदम। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये मतलब काफी बड़ा होता है, तो ये क्या करता है ना, साइटोप्लाज्म को 2 भागों में डिवाइड कर देता है। एक वो भाग जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, उसे हम कहते हैं ल्यूमिनल पार्ट, और एक वो भाग जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर रह गया, उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? प्रोटीन, स्मूथ सॉरी रफ वाला प्रोटीन बनाएगा, और स्मूथ वाला लिपिड और स्टेरॉयडल हार्मोन्स। अब ईआर के बाद आएगा गोल्गी बॉडी, जो कि पैकेजिंग करेगा, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे हमारे पास गोल्गी एपरेटस, या जैसे गोल्गी बॉडी कहते हैं, कैमिलो गोल्गी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा ये खोजा गया था, ठीक है। लिख ही लेते हैं, कैमिलो गोल्गी, GOLGI, ठीक है। तो इस वजह से गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस कहते हैं, ठीक है। गोल्गी बॉडी में सिस्टर्ने नाम के डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेड अप ऑफ मेनी सिस्टर्ने। गोल्गी बॉडी कई सारे सिस्टर्ने से बना हुआ है ना, जो कि डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं। और इसके जो गोल्गी बॉडी होते हैं, इसका 2 फेसेस बन जाते हैं। सिस्टर्ने जब एक दूसरे से पैक होते हैं, एक दूसरे के जस्ट बगल बगल रहते हैं, है ना, तो 2 फेसेस दिखते हैं गोल्गी एपरेटस के। एक फेस हो जाता है कॉन्वेक्स होता है, जिसे हम सिस या फॉर्मिंग फेस कहते हैं, और एक फेस कनकेव होता है, जिसे हम ट्रांस या मैच्योरिंग फेस कहते हैं, ठीक है। तो तीनों नाम पूछा था, कॉन्वेक्स, सिस, फॉर्मिंग, और कनकेव, ट्रांस, मैच्योरिंग, ऐसा आपको बोलना है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है गोल्गी बॉडी का? पैकेजिंग, इसको कहते हैं ये पैकेजिंग ऑर्गन, ठीक है। और ये क्या करता है? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करता है। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब होता है प्रोटीन के साथ में आपने ग्लाइको या शुगर जोड़ दिया, है ना, और ग्लाइकोलिपिड का मतलब लिपिड के साथ में आपने ग्लाइको या शुगर जोड़ दिया, ठीक है। अब जो भी चीज बना हुआ है वो लाइजोसोम में आएगा। वही लाइजोसोम कहलाएगा बेसिकली। लाइजोसोम क्या है? फॉर्म बाय पैकेजिंग इन गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस में जो पैकिंग हुई, वो पैकेट जो बाहर निकला, उसी को हम लाइजोसोम कहेंगे, ठीक है। और लाइजोसोम में है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। लाइजोसोम में कई सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं।
लिटिक मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, और हाइड्रो मतलब समझ लो पानी के प्रेजेंस में या कह लो पानी का यूज करके। जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं ना, जैसे एग्जांपल लाइपेजेस जो होते हैं, ये एक तरह का हाइड्रोलिटिक एंजाइम है जो कि लिपिड को तोड़ता है। प्रोटीएजेस एक तरह का हाइड्रोलिटिक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को तोड़ता है, एक्सेट्रा, ठीक है। और ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं ना, ये एक्टिव एट एसिडिक पीएच, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये एसिडिक पीएच पे ही एक्टिव रहते हैं, इसको आप याद रखना, ठीक है। लाइसोसोम के बाद चौथे नंबर पे क्या आएगा, वैक्यूल, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का आखिरी ऑर्गेनल है वैक्यूल। वैक्यूल कंटेन्स सैप, वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर वेस्ट। वैक्यूल में क्या होगा, वाटर होगा, सैप होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे कई सारे, और वेस्ट भी होगा, ठीक है। और जो वैक्यूल जो होते हैं, इसकी मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। डायरेक्ट नीट में 2-3 बार पूछा है ना, वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, टोनोप्लास्ट, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन होती है, चारों में आपको पता ही है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनल, चारों में सिंगल मेम्ब्रेन। तो टोनोप्लास्ट क्या है, वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन का नाम, ठीक है। जैसे अमीबा का एक एग्जांपल दे रखा है, अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बनते हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब सॉल्ट और वाटर को रेगुलेट करना, समझ, ठीक है, एक सिंपल भाषा यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फूड वैक्यूल बनते हैं जो कि फूड को इनगल्फ करने वाले, यानी खाने की वजह से बनते हैं, फॉर्म बाय इनगल्फिंग फूड, ठीक है। अब आते हैं 5वें पे। तो अब हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ चुके हैं, है ना, आगे के ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहली बार डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, 2 मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन सी 2 मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन जो कि आप देख रहे हैं, और इनर मेम्ब्रेन जो कि आप ऐसे देख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा उसमें क्या है, गड्ढे टाइप के है ना। ये जो गड्ढे होते हैं इनको हम इनफोल्डिंग कहते हैं, और इस इनफोल्डिंग्स को हम क्रिस्टी नाम देते हैं। तो क्रिस्टी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में जो इनफोल्डिंग्स पाई जाती है उन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। और जो अंदर सब्सटेंस भरा होता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स क्या है, अंदर जो सब्सटेंस इनर मेम्ब्रेन में भाई कुछ ना कुछ भरा हुआ है, वो सब मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है क्योंकि इसके पास एक सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है और कुछ आरएनए भी पाए जाते हैं। इसका अपना डीएनए है ना, देखो सेल का अपना डीएनए तो होता ही है, बाकी हर एक ऑर्गेनल में थोड़ी डीएनए पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का एक डीएनए पाया जाता है जो कि सर्कुलर होता है, वन सर्कुलर डीएनए, और फ्यू आरएनए और कुछ आरएनए भी पाए जाते हैं, और राइबोसोम भी पाए जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S वाले हैं, और 70S वाले राइबोसोम कहाँ पाए जाते थे, प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में। तो जनरली यूकैरियोटिक सेल में, अभी आप आगे पढ़ेंगे कि यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम होते हैं, लेकिन 80S राइबोसोम कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में। जब आप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आते हैं तो आपको 70S राइबोसोम देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया फिजन के द्वारा डिवाइड होता है, जैसे बाइनरी फिजन होता है नहीं अमीबा के अंदर, वैसे ही यहाँ पे भी फिजन होता है, ठीक है। आते हैं प्लास्टिड पे। प्लास्टिड, प्लास्टिड जो होते हैं ये पेड़ों में पाए जाते हैं, है ना, प्लांट्स में पाए जाते हैं ये सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। जैसे 3 तरह के यहाँ प्लास्टिड आपको बता रखे हैं। क्लोरोप्लास्ट जो कि हमें पता है, अच्छा ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, प्लांट्स एंड ऐसा लिखना है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है। ये भी डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन और प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन होगी, ग्रीन कलर का होता है और इसके अंदर क्लोरोफिल भरा होता है। इसके अलावा कैरोटेनॉइड पिगमेंट पाया जाता है, कई सारे पिगमेंट आप पढ़ोगे, ठीक है। तो क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड पिगमेंट पाया जाता है, और आपको पता है क्लोरोफिल की वजह से क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, तभी ये प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मतलब होता है कलर। तो जो ये क्रोमोप्लास्ट होते हैं ना, ये येलो, ऑरेंज, रेड अलग अलग कलर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर फैट सॉल्युबल कैरोटेनॉइड्स पाए जाते हैं, जैसे कैरोटीन हो गया, ज़ैंथोफिल हो गया, है ना। ये कैरोटीन ज़ैंथोफिल क्या है, फैट सॉल्युबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स है, ठीक है। फिर अगला है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का, क्रोमोप्लास्ट अलग अलग कलर्स के, और ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है, कलरलेस होता है। अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है जनरली स्टोरेज का काम करता है, और एग्जांपल में आप आओ, जैसे अमाइलोप्लास्ट एक तरह का ल्यूकोप्लास्ट है जो कि स्टार्च को स्टोर करता है। एल्यूरोप्लास्ट जो होता है ये प्रोटीन को स्टोर करता है, और एलायोप्लास्ट जो होता है ये ऑयल को स्टोर करता है, ठीक है। तो आसान है, नाम भी आसान है, ऐसे ही है कि याद करना है। तो अगर आप याद करोगे तो काफी ज्यादा आसान लगेगा, है ना। तो ये तीनों ल्यूकोप्लास्ट थे। अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट पे। क्लोरोप्लास्ट को हम अलग से पढ़ेंगे, है ना। ये भी क्या है, एक तरह का प्लास्टिड ही तो है। अच्छा, प्लाज्मिड और प्लास्टिड में अंतर याद रखना। प्लाज्मिड क्या था, एक्स्ट्रा डीएनए था, सॉरी, एक्स्ट्रा डीएनए था जो कि पाया जाता था किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स में, है ना।
तो प्लाज्मिड वो था। और प्लास्टिड क्या है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, ये सब क्या है, प्लास्टिड है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट ऑब्वियसली ग्रीन कलर का होगा, मैंने बताया कि यहाँ पे दो मेम्ब्रेन पाई जाएगी, है ना। अच्छा, यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन बना के रखी है मैंने है ना, क्योंकि शो करने का काम था, बस अंदर की चीजें शो करनी थी, इस वजह से सिंगल मेम्ब्रेन ऐसे बना दी। अब डबल होगी, ठीक है। तो प्लास्टिड जो होते हैं इनमें सिक्के के तरह से, फ्लैट और सिक्के के तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें हम थैलाकॉइड कहते हैं। जैसे 1 2 10 का सिक्का होता है वैसा ही, ठीक है। थैलाकॉइड का जो स्टैक होता है, जैसे एक के ऊपर एक सिक्का आप रख दो, तो उसे हम कहेंगे ग्रेना। तो ग्रेना या ग्रेनम क्या होता है, एक अकेला होता है तो ग्रेनम कहा जाता है ना, कई सारे होते हैं ग्रेना, ग्रेना प्लूरल टर्म है, ठीक है। तो ग्रेना क्या होता है, कई सारे थैलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर रखे हुए, ठीक है। अच्छा, दो ग्रेना आपस में जुड़े होते हैं स्ट्रोमा लैमेले के द्वारा, ठीक। अच्छा, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में भी एक छोटा सा स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है और राइबोसोम पाए जाते हैं। कौन सा, 70s, सिमिलर कैसे, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे। तो ये दो ऑर्गेनल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों में अपना खुद का डीएनए, आरएनए और राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम कौन सा, 70s वाला पाया जाता है, जो कि प्रोकैरियोट्स में मिलता है, यूकैरियोट्स में नहीं देखने को मिलता जनरली, ठीक है। अब देखो आते हैं राइबोसोम पे हम, है ना, अब आते हैं राइबोसोम पे। राइबोसोम जो होता है ये आरएनए और प्रोटीन का बना होता है ना, मेड ऑफ, मैंने यहाँ पे लिखा है ठीक है, तो मेड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन लेस होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसीलिए तो प्रोकैरियोट्स में देखने को मिल रहा था, क्योंकि प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते ही नहीं है, ठीक है। तो राइबोसोम क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है, ठीक है। सबसे पहले ये जॉर्ज पैलेट नाम के एक साइंटिस्ट के द्वारा देखा गया, फर्स्ट से, ठीक है। अच्छा, जो 70s राइबोसोम होता है, जो कि प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, उसमें 30s और 50s दो सब यूनिट्स होती हैं। और जो 80s राइबोसोम होता है, जो कि यूकैरियोट्स में पाया जाता है, इसमें 40s और 60s यूनिट होती हैं। 40 60 जोड़ोगे 100 आएगा, लेकिन 80 लिखना है, 100 नहीं लिखना है, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो 70s जो होता है ये यूकैरियोटिक राइबोसोम है, यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है, ठीक है, ऐसे लिख लेना आप। और 80s जो है ये प्रो, सॉरी, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, है ना, इसको इधर करो, है ना। 80s जो है वो यूकैरियोटिक है, ठीक है, 80s। और जो ये 70s है ये प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे सेल में 70s नहीं देखना चाहिए, दिखना चाहिए, लेकिन कहां पे दिखता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो एस होता है ना, ये सेडिमेंट्री कोफिशिएंट इसे कहते हैं, इसको स्वेडबर्ग्स यूनिट भी कहा जाता है कभी कभी, है ना, तो ये भी लिख लो, स्वेडबर्ग्स यूनिट, स्वेडबर्ग्स यूनिट भी कहते हैं कभी कभी। और ये जो है साइज और डेंसिटी को नापता है राइबोसोम की, ठीक है। तो साइज के हिसाब से आपको पता चलना चाहिए, जितना भाई एस एस के आगे जितना लिखा हो उतना ही बड़ा साइज, 70s छोटा होगा, 80s बड़ा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी देखो तो 30s छोटी यूनिट होगी और 50s बड़ी यूनिट होगी, 40s स्मॉलर सब यूनिट होगी और 60s लार्जर सब यूनिट होगी, ठीक है। साइज को रिप्रेजेंट करता है, साइज और डेंसिटी को, ठीक है। नाइन्थ पे आते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन, अब पता है, साइटो मतलब सेल, स्केलेटन मतलब ढांचा, जैसे हमारी ढांचा जो होता है, या जो कंकाल होता है हमारा, है ना, स्केलेटन मतलब समझ लो कंकाल, है ना। तो जो हमारा कंकाल होता है वो बोन के द्वारा बना होता है, जो सेल का कंकाल होता है वो साइटोस्केलेटन के द्वारा बना होता है, और साइटोस्केलेटन प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये प्रोटीनियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं। प्रोटेनेसियस मतलब प्रोटीन के बने हुए, फिलामेंटस मतलब धागे की तरह पतले पतले, और स्ट्रक्चर तो आप जानते ही हैं। तो ये प्रोटेनियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। एग्जांपल में जैसे साइटोस्केलेटन में क्या आता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सारे के सारे साइटोस्केलेटन हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होगा इसका, सपोर्ट करना, मोटिलिटी यानी मूवमेंट देना, मेंटेनिंग शेप ऑफ सेल, सेल के शेप को मेंटेन रखना, ठीक है। ऑब्वियसली जो हमारा स्केलेटन काम करता है वही तो कर रहे हैं, सपोर्ट देता है, हमारी शेप को मेंटेन करता है, हमें मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो वही आखिरी है हमारे पास माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज छोटी छोटी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं, छोटे छोटे ऐसे, आप समझ लो इस तरह के सेल में आपको देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे, है ना, थैले के तरह के स्ट्रक्चर्स, और इसमें कई सारे एंजाइम्स होते हैं, कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स, ठीक है। अभी और भी चीजें हैं। अच्छा, इतना हमने पढ़ लिया, अच्छा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सीलिया एंड फ्लैजेला की बात करें तो देखो, मैंने बताया था सीलिया जो होता है वो कहाँ होगा, यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में आपको सीलिया नहीं देखने को मिलता, ठीक है। तो जो सीलिया और फ्लैजेला है ये मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे जो सीलिया और फ्लैजेला है, इसका जो बेस होता है उसको हम एक्सोनीम कहते हैं, ठीक है। एक्सोनीम क्या है, कोर है सीलिया और फ्लैजेला का, और एक्सोनीम जो होता है वो कुछ इस तरह का बना होता है, जो कि आपको सामने फिगर दिख रहा है, ठीक है। अब एक्सोनीम में पाए जाते हैं जिसे आप कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, है ना।
और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है ना, ये कई बार पूछा जाता है। जैसे ये क्या हो रहा है, अब ठीक है। जैसे माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट कैसा होता है, तो देखो जो पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, पेरीफेरल मतलब होता है जो सेल वॉल की तरफ है, ऐसा बाहर की तरफ है ना, ये सारे के सारे क्या है, पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। और जो पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना, ये डबलेट के फॉर्म में होते हैं, मतलब ये पेयर में होते हैं। तो जैसे दो दो मैंने बता रखे हैं ना, दो यहाँ पे सर्कल्स इस वजह से बता रखे हैं क्योंकि ये डबलेट के फॉर्म में होते हैं, पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना। अच्छा, जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो सिंगलेट के फॉर्म में होता है। तो ये और ये क्या है, सिंगलेट है, अलग अलग है दोनों, और एक सिंगलेट सिंगलेट के फॉर्म में है, ठीक है। तो बाहर वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम डबलेट्स कहते हैं, जो अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उन्हें हम सिंगलेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो डबलेट्स होते हैं, अच्छा यहाँ पे जो अंदर वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनके ऊपर एक चादर लगी होती है, ये जो आप देख रहे हैं, ये चीज है ना, ये क्या है, एक चादर है। ये चादर क्या कर रही है, अंदर वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स को कवर करके रखे हुए है ना। और इस चादर को हम सेंट्रल शीथ कहते हैं, इस चादर को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल शीथ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो चादर है ना, इससे जो डबलेट्स होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं रेडियल स्पोक द्वारा। एक डंडी है जैसे हम रेडियल स्पोक कह रहे हैं, रेडियल स्पोक से सारे के सारे डबलेट्स जो हैं वो सेंट्रल शीथ से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। अब यहाँ पे 9 क्या है, डबलेट्स, टोटल 9 डबलेट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 डबलेट्स है, इस वजह से 9 कहा जा रहा है। 2 क्या है, सिंगलेट है, तो टोटल 1 2 2 सिंगलेट है। अच्छा, पूछा है टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं यहाँ पे, तो टोटल 9 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 दूनी 18 आ जाएगा, और 2 तो अकेला ही है तो 2 और ऐड कर दोगे तो टोटल 20 आ जाए। 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये और सीधे और फ्लैजरा का हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ मतलब यूकैरियोट्स में इस तरह का कुछ कोर देखने को मिलता है, ठीक है, सीधे और फ्लैजरा का। फिर आते हैं न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और स्पेस जो होता है बिटवीन टू मेम्ब्रेन, जो दोनों मेम्ब्रेन है इनकी, उनके बीच में थोड़ा सी जगह होती है जिसे हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है ये आरबीसीज और सीव ट्यूब्स में नहीं पाया जाता है ना। तो कई सारी ऐसी भी सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे हमारी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, और प्लांट्स में सीव ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ है सब्सटेंस, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इनमें दो चीजें होती हैं, न्यूक्लियोलस होता है जो कि एक मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल है, और ये आरआरएनए की सिंथेसिस करता है, ठीक है। आरआरएनए आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। तो राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस कौन करता है, न्यूक्लियोलस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और क्रोमेटिन जो होता है यही आगे चल के क्रोमोसोम बनाता है, और क्रोमेटिन जो है इसके ऊपर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। डीएनए तो आपको पता ही है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। हिस्टोन क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर क्रोमेटिन बना होता है, धागे के तरह का स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटिन, ठीक है। और यही आगे चल के क्रोमोसोम बनाएगा, आगे चल के मतलब जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमेटिन जो है वो बदल के क्रोमोसोम में हो जाता है, ठीक है, क्रोमोसोम बना लेता है। अब आते हैं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल पे। देखो, सेंट्रियोल क्या होता है, सिलेंडर के तरह के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक ये सिलेंडर है, इसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रियोल, और एक ये सिलेंडर है। तो यहाँ पे दो सेंट्रियोल हैं और दोनों 90 डिग्री पे अरेंज्ड, इन दोनों को मिला के हम सेंट्रोसोम कहते हैं, ठीक है। तो सेंट्रोसोम क्या होता है, दो सेंट्रियोल जो कि आपस में 90 डिग्री पे अरेंज, ठीक है। अच्छा, जो एक्सोनीम या कोर होता है सेंट्रियोल का, जैसे आपने सीडी और फ्लैजेला का कोर देखा, 9+2 अरेंजमेंट था, वैसे ही यहाँ पे भी कोर होता है किसका, एक्सोनीम का, सॉरी क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम का या सेंट्रियोल का। तो सेंट्रियोल का जो कोर होता है इसमें 9+0 अरेंजमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे 9 जो होते हैं वो ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, मतलब 9×3 18, टोटल 18 माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाएंगे, और 0 सिंगलेट होते हैं, मतलब सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स एक भी नहीं होते हैं, जो भी होते हैं सब 3-3 के पेयर में होते हैं, 3-3 में होते हैं, इस वजह से 3-3 के ग्रुप में, इस वजह से ट्रिपलेट कहा जाता है, ठीक है। जो सेंट्रियोल होता है ना, यही फॉर्म करता है बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजरा। आपने पढ़ा होगा जो सीलिया और फ्लैजरा होता है उसमें एक बेसल बॉडी होती है, और सीलिया और फ्लैजरा की बेसल बॉडी कैसे बनती है, सेंट्रियोल से ही बनती है, इस वजह से आपको अरेंजमेंट दोनों में देखने को मिलता है सिमिलर, है ना। यहाँ पे 9+2, वहां पे सॉरी यहाँ पे 9+0, वहां पे 9+2 अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये सीलिया फ्लैजरा। अब क्रोमोसोम पढ़ने से पहले हम जरा ये देख रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट टेबल है। तो क्या कहाँ पे पाया जाता है, प्लांट और एनिमल सेल में खासकर पूछा जाता है ना। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में पाई जाएगी, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। प्लास्टिड्स यानी क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, है ना, ये सब कहाँ होंगे, प्लांट सेल में होंगे, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। वैक्यूल्स जो होते हैं प्लांट सेल में बड़े होते हैं और सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है ना। एनिमल सेल में छोटा वैक्यूल होता है, स्मॉल, है ना।
सेंट्रियोल्स जो होते हैं ये प्लांट सेल में नहीं होते, सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं सेंट्रियोल, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रियोल कहाँ होते हैं, सिर्फ एनिमल सेल में। तो अच्छा, बाकी जो ऑर्गेनल बचे हुए हैं वो प्लांट और एनिमल हर जगह पाए जाएंगे, ठीक है। तो जो डिफरेंस थे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो सेंट्रियोल हमने पढ़ रखे है ना, हमने कहाँ पढ़ रखे हैं, सेंट्रियोल तक पढ़ रखा है, जो कि सिर्फ किसमें होगा, एनिमल सेल में। प्लांट सेल में ये नहीं पाया जाता। कहाँ पे होगा, ओनली एनिमल्स, सिर्फ एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स पाए जाएंगे, ठीक है। इनके ऊपर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसी वजह से मैंने यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट दिखाया हुआ, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती इनके ऊपर, ठीक है। एक सेकेंड, क्रोमोसोम है ना। तो अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम। जैसे मैंने बताया था कि नॉर्मली क्या होता है क्रोमोसोम, है ना। नॉर्मली क्या होता है, सेल के अंदर जो है सेंट्रियोल देखने को मिलता है, सेंट्रियोल, सॉरी सेंट्रियोल कह रहा हूँ, क्या था वो, क्रोमैटिन, है ना। नॉर्मली क्रोमोसोम के अंदर क्रोमैटिन देखने को मिलता है, क्रोमैटिन, सॉरी क्रोमोसोम नहीं, सेल के अंदर क्रोमैटिन देखने को मिलता है, जो कि ऐसे धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि बेसिकली हमारा डीएनए होता है जिसके अंदर, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, ऐसे छोटे छोटे इस पे बीड्स लगे होते हैं, है ना, छोटे छोटे ऐसे होता है। ये आप समझोगे आगे चल के, ठीक है। क्रोमैटिन नॉर्मली हमारे सेल के अंदर देखा जाता है, लेकिन जब सेल का डिवीजन होने वाला होता है तो क्रोमैटिन जो होता है वो उसका पैकिंग होती है और उससे क्रोमोसोम जाता है। तो क्रोमैटिन की पैकिंग होती है, मतलब उसको पैक किया जाता है, उसको समेटा जाता है, आप समझ लो, समेट के क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक है। तो ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं टोटल। क्रोमोसोम का यहाँ फिलहाल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्रोमोसोम जो होता है कुछ इस तरह से सामने आपको दिख रहा है, ऐसा कुछ होता है। इसमें दो आपके हाथ देखने को मिलते हैं, दो सिस्टर्स देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्रोमैटिड्स, है ना। ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड। एक सिस्टर क्रोमैटिड ये है और दूसरी सिस्टर क्रोमैटिड ये है, ये दोनों को सिस्टर क्रोमैटिड कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड जो होती हैं ये ज्वाइन होते हैं सेंट्रोमेयर नाम के स्ट्रक्चर से, ठीक है। सेंट्रोसोम याद है आपको, अभी जस्ट हमने पढ़ा था सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम है ना, ये यहाँ सेंट्रोसोम और सेंट्रोमेयर में कभी कंफ्यूज ना होना, है ना। सेंट्रोमेयर कहाँ पे है, सेंट्रोमेयर वो चीज है जो कि दो क्रोमोसोम को जोड़े हुए, है ना, दोनों क्रोमेटिड्स को जोड़े हुए, ठीक है। तो टू क्रोमेटिड्स आर ज्वाइंट बाय सेंट्रोमियर, ठीक है। अच्छा, जो सेंट्रोमियर होता है जहां पे जुड़ा होता है दोनों क्रोमेटिड, वहीं पे डिस्क शेप के कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम काइनेटोकोर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्रोमोसोम की 4 स्टेजेस आपको बताई गई, जैसे एक होता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जहां पे जो सेंट्रोमेयर होता है ना वो एकदम बीच में होता है, और ऊपर और नीचे जो हाथ होते हैं उनकी लंबाई जो होती है वो लगभग बराबर होती है ना। ऊपर जो क्रोमेटिड का जो ऊपरी आर्म है, अपर आर्म जिसे कहते हैं, है ना, जैसे ये क्रोमेटिड का अपर आर्म है, ये क्रोमेटिड का लोअर आर्म है, ये क्रोमेटिड का अपर आर्म है, ये क्रोमेटिड का लोअर आर्म है। तो जो क्रोमेटिड के अपर और लोअर आर्म की लेंथ होती है वो लगभग बराबर होती है, तो हम कहते हैं मेटासेंट्रिक, या कह लो जो सेंट्रोमेयर है वो एकदम बीच में, ठीक है। अच्छा, दूसरा है सब मेटासेंट्रिक, जहां पे क्रोमेटिड के एक हाथ की लेंथ जो है वो छोटी हो जाएगी, चाहे अपर की चाहे लोअर की, है ना। कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे मैंने अपर दिखाया है छोटा तो अपर ही रहेगा, है ना। कोई भी एक हाथ की लेंथ जो है वो छोटी हो जाएगी, या कह लो जो सेंट्रोसोम है वो एक तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब मेटासेंट्रिक हो गया। फिर आता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोसोम मैंने यहां बोल दिया था ना, सेंट्रोमियर, सॉरी, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूं, ठीक है। तो सेंट्रोमियर, ठीक है। अच्छा, एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमियर जो होता है ये क्लोज टू वन एंड हो जाता है, मतलब एक एंड के क्लोज हो जाता है। तो एक साइड में बहुत छोटे से हाथ दिखते हैं, आर्म दिखते हैं, और दूसरे साइड में बहुत बड़े से, ठीक है, ये एक्रोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर होता है ये टर्मिनल हो जाता है। टर्मिनल मतलब होता है एक पॉइंट पे हो जाता है, चाहे एकदम ऊपर चला गया चाहे एकदम नीचे, तो एक ही आर्म, एक ही साइड का आर्म आपको देखने को मिलता है, चाहे लोअर आर्म चाहे अपर आर्म, ठीक है। तो एक ही तरह के आर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये होता है टीलोसेंट्रिक का, हम कहते हैं सेंट्रोमेयर इज टर्मिनल इन टीलोसेंट्रिक, है ना। सेंट्रोमेयर इज क्लोज टू एन एंड इन एक्रोसेंट्रिक, ठीक है, ऐसा टर्म्स यूज करते हैं। अच्छा, क्रोमेटिड्स जो होते हैं, अगर एक क्रोमेटिड में बनाऊं तो कुछ इस तरह से होती है एक क्रोमेटिड, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो कह लो आप पतली हो गई है, इसको हम कहते हैं क्या, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इसको हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ क्रोमोसोम्स में एक जगह और यहाँ पे ऐसा कुछ बन जाता है, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और ये जो होता है इसको हम कहते हैं सैटेलाइट डीएनए, है ना। तो देख रहे हो आप, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम यहाँ पे जो है मैंने उसके ऊपर एक कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाया है ना, यहाँ पे जो पतला हो गया है ना, इस जगह पे आप देखो एकदम क्रोमोसोम पतला हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, और इसको हम कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। ये जो डीएनए बन जाता है ऊपर, इसको हम सैटेलाइट डीएनए, ठीक है।
तो सेटेलाइट डीएनए कैसे बनते हैं? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शंस की वजह से सेटेलाइट डीएनए बनते हैं। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम था और यहीं पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। 4 पीस था ना, 1 2 3 और 4, यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बनाना। कोई चीज अगर आपको ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके वो भी बताना, है ना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अच्छा, वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा लाइक और शेयर कर देना, है ना, इससे मुझे अच्छा लगता है। ओके, बाय।